दोस्तों आज है 9 नवंबर 2025 और दुनिया भर की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि पहली खबर, यमन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। हौथी सरकार ने एक ऐसे जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था। इनके अलावा एक और पड़ोसी देश है जिसका खात्मा कर दिया गया। और एक बड़ी खबर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आ रही है, जहां कोर्ट के अभियोजक करीम खान, जो इजराइल के PM और रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया था, उनको बदनाम करने वाली महिला के लिए कतर पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसके बहाने गाजा युद्ध विराम को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, जिस पर कतर ने बड़ा बयान जारी किया है। इनके अलावा ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान में सूखे की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि राजधानी तेहरान में पानी की सप्लाई रोकने की तैयारी चल रही है। राजधानी खाली करने की नौबत तक आ सकती है। और दूसरी तरफ अजरबैजान में तुर्की और पाकिस्तानी नेताओं के बीच मुलाकात। अफगानिस्तान के साथ जारी रहेगा संघर्ष विराम। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यमन की हौथी सरकार के गृह मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है कि उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो अमेरिका की CIA, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ा हुआ था। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह नेटवर्क हाल ही में पकड़ा गया है और इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस कार्रवाई को अल मसीरा TV इंग्लिश ने कई चरणों में की गई बड़ी सुरक्षा सफलता बताया है। मंत्रालय ने कहा, इस जासूसी नेटवर्क का मुख्य संचालन केंद्र सऊदी अरब में स्थित था। उन्होंने आगे कहा, यह बड़ी सुरक्षा सफलता लंबे समय तक चलने वाली निगरानी और दुश्मन के खतरनाक मंसूबों का पता लगाने के बाद हासिल हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह संयुक्त जासूसी केंद्र सऊदी अरब से संचालित होता था और उसने कई छोटे छोटे अलग अलग सेल बनाए थे जो सीधे उसके कंट्रोल रूम से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा कि दुश्मन की संयुक्त इंटेलिजेंस टीम ने इस सेल्स को आधुनिक जासूसी उपकरण भी मुहैया कराए थे। यमनी मंत्रालय के मुताबिक ये जासूसी सेल्स देश के अहम ठिकानों की निगरानी कर रहे थे, जैसे कि सैन्य ठिकाने, हथियारों के भंडार और मिसाइल लॉन्च करने वाली जगहें। बयान में कहा गया कि यह नेटवर्क उन ऑपरेशनों में भी शामिल था जिनसे यमनी नागरिकों का खून बहा, खासकर अमेरिकी और ज़ायोनी हमलों में घरों, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर। मंत्रालय ने बताया कि इस नेटवर्क ने दुश्मन को यमन की सर्विस सुविधाओं के बारे में जानकारी और निशाने के लोकेशन दिए ताकि देश के हितों को नुकसान पहुंचाया जा सके। बयान के अनुसार यह पूरा नेटवर्क और उसकी भर्ती उस समय की गई जब गाजा के समर्थन को रोकने की कोशिशें तेज की जा रही थी। यमनी गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि वो फिलिस्तीनी जनता के समर्थन से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे दुश्मन कुछ भी साजिश क्यों ना करे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कतर ने शुक्रवार को द गार्डियन की रिपोर्ट को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए सख्त लहजे में खारिज किया। रिपोर्ट में दावा किया था कि कतर ने उस महिला को बदनाम करने की कोशिश की जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। करीम खान इस वक्त जांच पूरी होने तक छुट्टी पर है। यह मामला तब उठा जब उन्होंने गाजा में कथित युद्ध अपराधों को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मांगा था। द गार्डियन ने कहा था कि निजी जासूसी एजेंसियों ने उस महिला को निशाना बनाया ताकि उसकी साख गिराई जा सके और उसके इजराइल से संभावित संबंधों की यानी करीम खान पर कीचड़ उछालने वाली महिला का इजराइल से कोई रिश्ता है या नहीं पड़ताल हो सके। कथित तौर पर यह सब कतर के इशारे पर हुआ। वहीं कतर के मीडिया कार्यालय ने इन खबरों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया और कहा कि यह कुछ ताकतों की साजिश है जो गाजा युद्ध में कतर की शांति स्थापना और मध्यस्थता की भूमिका को निशाना बना रही है। बयान में कहा गया, ये रिपोर्टें झूठी और गढ़ी हुई जानकारी पर आधारित है और यह सब एक संगठित अभियान का हिस्सा है जो कतर के खिलाफ चलाया जा रहा है, क्योंकि हमने गाजा में शांति और बंधकों की रिहाई के लिए काम किया। कतर ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में अमेरिका में कतर चैरिटी के खिलाफ झूठे सबूतों पर दर्ज मुकदमे अदालत ने खारिज कर दिए। ICC ने पहले ही पुष्टि की थी कि
खान के खिलाफ अनुचित आचरण के आरोपों की जांच एक बाहरी टीम कर रही, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खान ने आरोपों से साफ इनकार किया है। दोस्तों, खान वही है जो इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास के 3 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी, जिनमें हमास नेता अब मारे जा चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू और गैलेंट पर वारंट अब भी लागू है। इस बीच द गार्डियन प्लस 972 मैगजीन और लोकल कॉल की एक संयुक्त रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजरायल ने पिछले 9 सालों से आईसीसी के अभियोजकों की जासूसी और हैकिंग की, जिसमें करीम खान और उनकी पूर्ववर्ती फातुह बेनसुदा की निजी बातचीत भी शामिल थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस साजिश के पीछे पूरा मास्टरमाइंड इजरायल हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, कतर को बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों के लिए सरकार अब पानी की सप्लाई कुछ समय के लिए बंद करने की योजना बना रही। वजह यह है कि देश पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी सूखे की मार झेल रहा है। करीब 1 करोड़ आबादी वाले इस शहर में पानी की भारी कमी हो गई, जिसके चलते प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ रहा है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस साल तेहरान में पिछले 100 सालों में सबसे कम बारिश हुई। ईरान के करीब आधे प्रांतों में महीनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। इसी वजह से अब सरकार तेहरान में तय समय पर पानी की सप्लाई बंद करने की तैयारी कर रही। कई इलाकों में तो रात के वक्त नल में पानी आना पहले ही बंद हो चुका है। ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अली आबादी ने बताया कि यह कदम पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि उन्होंने माना कि लोगों को इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरी ओर राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने चेतावनी दी है कि अगर इस साल के आखिर तक बारिश नहीं हुई तो तेहरान से लोगों को निकालने तक की नौबत आ सकती है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इतनी बड़ी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, तेहरान अल बोर्ज पहाड़ियों के दक्षिणी हिस्सों में बसा है, जहां गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सूखा रहता है। आमतौर पर यह हालात पतझड़ की बारिश और सर्दियों की बर्फबारी से कुछ हद तक सुधर जाते हैं। तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर है, जहां के लोग हर दिन करीब 30 लाख घन मीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब शहर के मुख्य जलाशयों में से एक करज नदी का अमीर कबीर बांध लगभग सूख चुका है। तेहरान वाटर कंपनी के डायरेक्टर बेहजाद पारसा ने बताया कि इस बांध में अब सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख घन मीटर पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय 8 करोड़ 60 लाख घन मीटर पानी था। उन्होंने कहा कि अब जो पानी बचा है उससे तेहरान के लोगों की जरूरतें सिर्फ 2 हफ्ते तक पूरी हो पाएंगी। सरकारी टीवी पर दिखाए गए फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि देश के दूसरे हिस्सों जैसे इस्फहान और तबरीज के बांधों में भी पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में भी पानी की किल्लत बढ़ रही है। वहां के डिप्टी मेयर हसन हुसैनी ने बताया कि रात के समय पानी की सप्लाई बंद करने पर विचार चल रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने शनिवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया। ये जानकारी तुर्की की कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट ने दी। बाकू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान एर्दोगान ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर करीबी नजर रखे हुए हैं। एर्दोगान ने उम्मीद जताई कि तुर्की के मध्यस्थता में चल रही बातचीत दोनों देशों के बीच लंबे समय तक शांति और स्थिरता लाने में सफल होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अंकारा इस शांति प्रक्रिया में अपना सहयोग जारी रखेगा। तुर्की राष्ट्रपति ने आगे बताया कि तुर्की और पाकिस्तान कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, खास तौर पर व्यापार, ऊर्जा और डिफेंस इंडस्ट्री में। एर्दोगान ने गाजा में संघर्ष विराम बनाए रखने की भी जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इस पूरे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के दायरे में आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एर्दोगान और शरीफ दोनों बाकू में 8 नवंबर को अजरबैजान के विजय दिवस यानी विक्ट्री डे समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने इस मौके पर आयोजित सैन्य परेड भी देखी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।